कि जो रिसर्च प्रपोजल है उस आपके हिसाब से जो सेंट्रल क्वेश्चन होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हाँ। और अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि रिसर्च प्रपोजल बनाते समय काफ़ी दुविधाएं होती है, काफ़ी परेशानी होते हैं, और कभी कभी आप नहीं बनाएंगे, आप काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, तो इस पार्ट को कैसे टैकल किया जाए? बिल्कुल, आपको बहुत सी बेसिकली बहुत सा कन्फ्यूजन आता है आपके माइंड में, बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि अच्छा ये एस्पेक्ट हो गया, दूसरे एस्पेक्ट पे कैसे फोकस करें। जैसा मैंने कहा कि प्रपोजल के सभी एस्पेक्ट्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप हर चीज़ बहुत क्रिस्प करके बता रहे हैं कि अच्छा मैं अगले के 3 या 5 साल में क्या काम करूँगा और कैसे काम करूँगा। तो कन्फ्यूजन बहुत सी आती हैं दिमाग में, फ्रस्ट्रेशन काफ़ी होता है, और एक मोमेंट आता है जब आपको लगता है कि अच्छा सब सॉर्ट हो गया, एंड देन फर्दर आपको 10 क्वेश्चन और माइंड में आ जाते हैं। तो एक लूप में वो पूरा आपको कन्फ्यूजन्स और फ्रस्ट्रेशंस चलता रहता है। बट मैं ये कहूँगी कि ये कन्फ्यूजन, ये फ्रस्ट्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको प्रपोजल के लेवल पे ये सारा कन्फ्यूजन आ रहा है और आप उसे सॉर्ट आउट कर रहे हो, आप डिबेट डिस्कशन कर रहे हो, आप लोगों से फीडबैक ले रहे हो, तो बहुत आपका जो फ्यूचर का काम है एकदम से आप आधा काम पूरा कर देंगे। ठीक है, अगर आप शुरू में ही डिबेट डिस्कशन और अपनी जो क्वेश्चंस हैं, पॉसिबल जो काउंटर्स हो सकते हैं, उनको आप नहीं डील कर रहे, तो आप जब अपना काम एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे आपको तब दिक्कत आएगी, तब आपको क्लैरिटी नहीं होगी। तो फीडबैक लीजिए, थाउजेंड्स ऑफ फीडबैक लीजिए, जितने लोगों से ले सकते हैं, बट मोटिवेट रहिए। माने अगर किसी ने बोल दिया कि आपका ये टाइटल बिल्कुल अच्छा नहीं है, या ये व्हाट रिसर्च क्वेश्चन इज दिस, तो आप उसको इस तरीके से ना ले लें कि हाय मेरा तो क्वेश्चन ही सही नहीं है ना। आप उसको एकदम पॉजिटिवली लीजिए। अगर आप उतने उस तरीके से आप नहीं ले पा रहे हैं तो आप अपने सोर्सेज को लिमिट कर लीजिए। आप अपने फैकल्टी मेंबर्स, अपने सुपरवाइज़र, अपने कुछ सीनियर्स जिनका आपको पता है कि हाँ इनसे आप फीडबैक ले सकते हैं, आप उनसे फीडबैक लीजिए। तो अदरवाइज़ तो मैं यही कहूँगी कि आप जैसे मेरा जब खुद का पीएचडी का मैं अपने कलीग्स, अपने सीनियर्स, फैकल्टी, मैंने हर किसी का फीडबैक लिया था, और लिटरली आई वाज काइंड ऑफ आई वाज लाइक कि हाउ टू डील विद ऑल दिस फीडबैक। सभी फीडबैक इंपॉर्टेंट लग रहा था और कभी कभी सभी यूजलेस लगता था। तो बट आप उसको जब प्रोसेस कर लेते हैं, आप एक कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं, तो देन यू फील लाइक कि हाँ अब हमको ये चीज़ का काउंटर समझ में आ गया। तो जब फ्यूचर में कोई भी उसे काउंटर करेगा, या जब भी आपको कोई क्वेश्चन आएगा, तो आपका ऑलरेडी उसके पास आंसर या लॉजिक रहेगा कि वाई यू चोज दिस टाइटल, वाई यू चोज दिस क्वेश्चन, वाई यू चोज दिस पर्टिकुलर मेथड फॉर योर डेटा कलेक्शन। तो इस तरीके से जी। अब हम बात करते हैं लिटरेचर रिव्यू को। लिटरेचर रिव्यू को काफ़ी ब्रीफली हम लोग बात करेंगे, और आपके हिसाब से मैं जानना चाहूँगा कि लिटरेचर रिव्यू को लेकर आपका अप्रोच क्या था? जी, मैं ये कहूँगी कि मैंने शुरू में गलतियाँ की, उन्हीं से सीखा। अभी भी मुझे नहीं लगता कि मुझे उतनी समझ है इस पार्ट की उतना, लेकिन जब मैं एमफिल में थी तो उस समय कोविड हो गया था और लॉकडाउन था, तो मैं अपने गाँव वापस चली गई। जैसा कि मैंने कहा कि मैं इस टॉपिक से बहुत जुड़ाव रखती थी, तो मैंने वो टाइम यूटिलाइज़ कर लिया। वहाँ पे उस तरीके से लॉकडाउन नहीं था, तो मैं फील्ड पे उतर गई। अब डायरेक्टली जब मैं फील्ड पे उतरी तो मैंने काफ़ी कोई 2 साल लगातार फील्ड वर्क करती रही, क्योंकि सेरिकल्चर पे, सिल्क इंडस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे स्पेसिफिकली उस तरीके से सेकेंडरी लिटरेचर अवेलेबल नहीं था। तो मुझे अगर मार्केट समझना था या स्टेट पॉलिसी समझनी थी, तो हर चीज़ मुझे फील्ड पे उतर कर लोगों से बात करके समझनी थी, या ऑब्जर्व करके समझना था कि बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है। कोई भी वेबसाइट उस तरीके से अप टू डेट नहीं थी। तो अब जब वापस मैं आई और मैंने बैठ के पढ़ा, देन आई रियलाइज्ड अगर मैं पढ़ के लिटरेचर रिव्यू करके फील्ड पे जाती तो मेरा आधा काम हो जाता, मेरा आधा हार्डवर्क बच जाता, और मेरी अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से क्वेश्चन पुट करने हैं, लोगों से क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है और किस तरीके से लेनी है, वो मोर इजी हो जाता और थोड़ा और सॉर्टेड हो जाता मेरा जो डेटा जो कलेक्ट हुआ था। तो इट्स लाइक कि जैसे बिल्कुल न्यू रोड जब हम बनाते हैं तो हमें झाड़ियाँ भी निकालनी है, रोड भी बनानी है, उसके बाद मटेरियल डालना है। वही अगर किसी ने रोड बना रखी है तो हमें बस उसके गड्ढे भरने हैं, उसको और स्मूथ करना है, तो आपका आधा काम बच जाएगा। लेकिन अगर दैट्स वाई लिटरेचर रिव्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप पढ़ते हैं, आपको समझ में आता है कि इन लोगों ने ये काम कर रखा है, और फर्दर इसमें
ये गैप है या फिर ये एक पॉइंट है जहाँ पे मैं अपनी कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, ठीक है। तो इसीलिए लिटरेचर रिव्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी मस्ट डू दैट। आपको पसंद हो ना हो, जैसे मुझे खुद पर्सनली में बहुत बायस है मेरा ये, मुझे फील्ड वर्क बहुत पसंद है, तो मुझे अगर कभी भी ऑप्शन होगा तो मैं ज़्यादा फील्ड वर्क की ओर जाऊँगी। बट आप बैठिए, पढ़िए, समझिए, देखिए क्या है, और जब आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएं फर्दर आप तरीके से बिल्कुल प्लान कीजिए, देन आप फील्ड पे उतरिए और फिर आप अपना डिसर्टेशन लिखिए या अपना थीसिस लिखिए। जी। अब हम बात करते हैं कि जिससे मुझे जहाँ तक पता है कि आपने पंजाब यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ड्यू जो पीएचडी एडमिशन होता है आपने क्रैक किया। जेएनयू में जो एक सेंटर था जिसमें आपको फर्स्ट रैंक भी आया था, और आपने श्वास यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में आपका एडमिशन भी हुआ था, और अभी आप ड्यू में हैं। तो इस प्रोसेस, जो भी प्रोसेस होता है पीएचडी का एडमिशन का, उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जो आप जब अपना रिसर्च प्रपोजल जाकर डिफेंस करते हैं, इंटरव्यू प्रोसेस, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो इंटरव्यू प्रोसेस के लिए आपके हिसाब से क्या है जिस पर रिसर्च प्रपोजल को लेकर क्या तैयारी होनी चाहिए जी। और क्या प्रैक्टिस, मॉक इंटरव्यू, जो भी हो, आपके हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है उसको आप थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि आई थिंक हमारे व्यूअर्स जो जिनके लिए ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो शायद वो लोग हैं जिन्हें एक तरीके से गाइडेंस नहीं है। तो मैं उन लोगों के लिए सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि हम जब ग्रेजुएशन कर लेते हैं, अगर हम शुरू में ऑनर्स कर रहे हैं तो हमें पता होता है कि हमें किस में इंटरेस्ट है। माने अगर आप अदरवाइज़ ग्रेजुएशन कर रहे हो और आपको उसमें से कोई एक सब्जेक्ट पसंद आ रहा है तो आप उसमें मास्टर्स करते हैं। देन फर्दर आप मास्टर्स के बाद में उसी सब्जेक्ट में अपनी फर्दर पीएचडी या जो भी आप इंटरडिसिप्लिनरी भी है, बट मोटा मोटा जैसे मैंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया और उसी में मैं पीएचडी कर रही, ऐसे एक रहता है प्रोसेस। तो जब आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का अपना डिफरेंट प्रोसेस है। कुछ एंट्रेंसेस लेंगे एंड देन इंटरव्यू होगा, कुछ में डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। आपकी एजुकेशनल पॉइंट्स जो आपने क्वालिफिकेशन किया होगा उसके पॉइंट्स के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और कुछ में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पेपर रहेगा। तो सबसे पहली बात कि ये वेरी करेगा यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो आप तैयारी भी यूनिवर्सिटी के हिसाब से करेंगे, ठीक है। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस है तो आपको उसके एंट्रेंस की तैयारी करनी है, देन आप शॉर्टलिस्ट होंगे इंटरव्यू के लिए। तो हर स्टेज का अपना एक स्पेसिफिक तरीका होगा तैयारी करने का, ठीक है। अगर आप प्रीलिम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसको उस तरीके से अप्रोच करेंगे जैसे आप नेट जेआरएफ के पेपर को अप्रोच करते हैं। सब्जेक्टिव है तो आप फिर उसको सब्जेक्टिव तरीके से अप्रोच करेंगे। माने जैसे आपको मेंस लिखना है और आपने क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको पता होगा कि कितने वर्ड्स का आंसर लिखना है ना। और देन कम्स द इंटरव्यू, जो मोस्टली एक फाइनल स्टेज रहता है यूनिवर्सिटीज़ का, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में यही एक स्टेज रहता है, क्योंकि आपने एमफिल किया होगा तो आपका एग्जाम्शन होगा कई जगह पर, कई जगह जेआरएफ है तो वहाँ भी एग्जाम्प्टेड, बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्ट आप इंटरव्यू दे दीजिए जी। तो जो इंटरव्यू का पार्ट है, मुझे हम लोगों को एक लैंग्वेज का बहुत रहता है। मोस्ट ऑफ हम लोगों को हमने भले ही इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हो या फिर जिस भी मीडियम से पढ़ा हो, उस तरीके से हमारी स्पोकन इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं रहती है, क्योंकि हम लोगों का प्रैक्टिस वैसा नहीं है। तो सबसे पहले मैं ये चीज़ अपने जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके दिमाग से निकाल दूं कि आप इस चीज़ का कॉम्प्लेक्स मत रखिए दिमाग में, लैंग्वेज को। बिल्कुल, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ पहले ही आपको ऑप्शन दे देंगी कि आप कुछ भी चूज़ करें। और दूसरा जो ज़्यादा चीज़ मायने रखती है वो ये है कि आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कितनी है, पहला चीज़। दूसरा, आपका जो इंटरव्यू है, अब अगर आप मास्टर्स से डायरेक्टली आ रहे हैं पीएचडी में, तो हो सकता है कि वो आपके इंटरेस्ट एरियाज़ पूछ लें। आपके जो मास्टर्स में कोई दो जो रहे होंगे, अगर मैं स्पेसिफिकली डीयू की बात करूँ या जेएनयू में भी मोटा मोटा यही रहता है, बट ज़्यादातर जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो आपके रिसर्च प्रपोजल के अराउंड होंगे। रिसर्च प्रपोजल में आपके क्वेश्चन, आपके वेरिएबल्स और आपके मेथडोलॉजी हो गया, एंड देन व्हाई यू चोज दिस टॉपिक, और आप फील्ड वर्क अगर कर रहे हैं तो कैसे, और जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस आपके प्रपोजल के अराउंड हो सकते हैं वो क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं, ठीक है। अब उन क्वेश्चंस को डील करना कामली और इंटरव्यू को अपने हिसाब से चलाना तभी पॉसिबल हो सकता है अगर आपने पहले अपने इंटरव्यू के हर एस्पेक्ट पे बहुत सोचा हो। और जब मैंने ये कहा कि आने दीजिए जितना भी कन्फ्यूजन आ रहा है, जितना भी फीडबैक आ रहा है,
अगर आपको थाउजेंड्स ऑफ फीडबैक पहले से मिल चुके हैं अपने आसपास लोगों से, आपने उनको क्लियर किया है, डिबेट किया है, आपने अपने पॉइंट को रखा है, और अगर किसी जगह पे आपको लगा कि ये मेरी कमी है, मेरा बायस था, या यहाँ मैंने सोचा नहीं, आप उसको कट करके उसको रेक्टिफाई करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, तो आप हर एक पॉइंट पे बहुत कॉन्फिडेंट होंगे और कोई भी क्वेश्चन उसके बाहर से नहीं होगा। एंड द मोमेंट दे आस्क यू दैट क्वेश्चन, यू विल बी वेरी काम। और इंटरव्यू आप चला रहे होंगे, पैनल नहीं। आपने उसमें जो लिटरेचर रिव्यू कर रखा है, अगर आपने इसमें वो पढ़ा है, तो आप उसमें, अगर तो आपने उसको पढ़ा नहीं है, तो जो लोग पैनल में बैठे हैं, दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड, दे विल गेट टू नो कि आप बस हवा में बोल रहे हैं। अगर आपने पढ़ा है ना, और आप शायद उस तरीके से उसे एनालाइज भी नहीं कर पाए हैं, फिर भी उनको पता चल जाएगा कि इसने सीरियसली इस चीज़ को पढ़ा है। तो अपनी तरफ से हमारा जो हमारे प्रपोजल के सारे एस्पेक्ट हैं उस पर सोचना, उसके अराउंड पॉसिबल क्वेश्चंस, उसमें जो लिटरेचर रिव्यू कर रखा है, जो बिब्लियोग्राफी है, जो और छोटी मोटी चीज़ें हमें ध्यान में होनी चाहिए, जिन पे हमारी समझ होनी चाहिए, उसका अगर आपको नॉलेज है, उसके अगर आपके पास पॉसिबल जो काउंटर्स हैं उसका आप एक तरीके से डिफेंड कर पाते हैं, तो आई डोंट थिंक देयर वुड बी एनी प्रॉब्लम। और या फिर उस तरीके से आप कभी ऐसा नहीं होगा कि आप ये कहेंगे कि आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया। सिलेक्शन ना सिलेक्शन बाद की बातें हैं, खुद में एक सेटिस्फेक्शन हो जाना कि मैंने इंटरव्यू अच्छा दिया, मेरा इंटरव्यू अच्छा गया, वो बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर रहता है। तो ये चीज़ें अगर होंगी तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। इससे मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि अगर रिसर्च प्रपोजल आपका तैयार है, तो इस रिसर्च प्रपोजल को लेकर आपका जो सीनियर अगर कोई है, बिल्कुल, या अगर क्लासमेट हो जिनको लगता है कि हाँ आपके टॉपिक पर अच्छे डिस्कशन हो सकता है, वो काउंटर क्वेश्चन करे, तो उस जो भी क्वेश्चन बन सकता है जो आपके रिसर्च प्रपोजल के इर्द गिर्द हो सकता है, वो 100 क्वेश्चन हो, 150 हो, 50 हो, जो भी हो, जितना भी हो, आपके सिर्फ टाइटल पे ही आपको 1000 क्वेश्चन हो सकता है। जैसे अगर मैं अपने प्रपोजल की बात करूं, पीएचडी प्रपोजल, क्योंकि मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई, मत बोले जो मास्टर्स के स्टूडेंट उतर जाएंगे नहीं, मतलब 1000 से मेरा कहने का मतलब है कि जब आपने 3 या 4 क्वेश्चन का भी उसके आसपास जवाब दे दिया ना, आप 1000 का भी दे सकते हैं। तो जब मैंने जो ड्राफ्ट तैयार किए थे, वो कम से कम भी मैंने 5-6 ड्राफ्ट बनाए थे, और एक पॉइंट के बाद आपको खुद ही समझ आ जाती है कि अच्छा यहाँ कमी है, यहाँ कमी है, ये मज़ा नहीं आया, ये समझ में नहीं आया, यहाँ क्लैरिटी नहीं है, फॉर्मेटिंग अच्छी नहीं है, तो आपको हर चीज़ का खुद ही पता लगना शुरू हो जाएगा। अगर सिर्फ टाइटल की बात करें तो आई फील कि आई हैड रिटन लाइक 15-16 टाइटल्स, एंड देन हर किसी में मुझे कमी दिख रही थी, इसमें ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, टू मच इन्फॉर्मेशन, इनफॉर्मल, इस तरीके से। और रिसर्च प्रपोजल की एक सबसे बड़ी बात यह है कि कभी भी ना कुछ भी 100% सही नहीं है। हो सकता है पैनल में बैठे एक इंसान को अच्छा लगे, दूसरे को नहीं। हो सकता है एक फैकल्टी आपको कुछ सजेशन दे कि कीप इट कैची, और दूसरा बोले नो, कीप इट फॉर्मल। तो अल्टीमेटली इट इज़ यू हु हैज़ टू टेक डिसीजन, एंड दैट डिसीजन शुड कम फ्रॉम विद इन यू कि हाँ, दिस इज वाई आई वॉन्ट टू कीप दिस वेरिएबल, दिस इज वाई आई वॉन्ट टू कीप दिस टाइटल, कि जब आपको सामने वाला पूछे तो आप उसको बता पाए। इससे एक पॉइंट निकल रहा है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है अपने हाँ। रिसर्च प्रपोजल को लेकर, कि हाँ आप कम से कम आपको एक सेंस होना चाहिए कि मैं जो चीज़ लेकर जा रहा हूँ उसको मैं डिफेंस करूँ। आप ऑनेस्टी रखिए, कन्विक्शन अपने आप आ जाएगा, कन्विक्शन आएगा तो रिफ्लेक्ट होगा, और इंटरव्यू में आप सामने बैठे होंगे, आपकी वाइब वहाँ ऑरा होगा आपका। अगर आपने ऑनेस्टी, जैसे आई रिमेंबर जब मेरा स्वास का इंटरव्यू हुआ था, तो दैट फैकल्टी आस्क्ड मी सम क्वेश्चन, और मैंने जैसे आपको बताया मुझे पढ़ना, मतलब कभी कभी मुझे लगता है कि ये मेरा बहुत बड़ा लिमिटेशन है, मुझे फील्ड वर्क ज़्यादा पसंद है। तो द मोमेंट दे वर आस्किंग मी, मैंने सीधा उनको बोल दिया था कि सर मैंने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पे उतना नहीं पढ़ा है, दो मैंने एमफिल में काफ़ी पढ़ रखा था उस पर, जो भी हमारे पॉसिबल रीडिंग्स थी उस एरिया में, तो मैंने पढ़ रखी थी। लेकिन मैंने उनको सीधा बोल दिया कि सर मेरा थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग उतना नहीं है, लेकिन मेरा फील्ड का 2 साल का है, आप मुझे जो पूछेंगे मैं आपको वो बता सकती हूँ। तो मेरा फील्ड वर्क में मुझे इंटरेस्ट है, मैंने फील्ड में जाके जाना है, और फील्ड में जो आपने एक बार उतर के देख लिया, आपको उस पर बहुत कॉन्फिडेंस है, क्योंकि आपने अपनी आंखों से देखा है। और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क मैंने उनको बोल दिया कि आप मुझे जैसा सजेस्ट करेंगे, जैसा मुझे डायरेक्शंस मिलेगा, आई विल गिव माई 100% एंड आई विल डू दैट। और आई थिंक वन ऑफ द रीजन्स, शायद जो पॉसिबल रीज़न हो सकता है सिलेक्शन का, वो ये भी हो सकता है
क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चों ने अप्लाई किया होगा जिनका थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा होगा, जिनका शुरू से ही पढ़ाई बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स में रहा होगा, जिनका बोलने का तरीका शायद बहुत अच्छा होगा, मेरा इंग्लिश या मेरा हर चीज़ में वो होगा। लेकिन ये अगर आप ऑनेस्ट रहते हैं ना, तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा प्लस होता है। और आपको आपकी लिमिटेशंस मालूम होना चाहिए। हमको अपनी लिमिटेशंस को कवर नहीं करना है, छुपाना नहीं है, हमको उनको सामने रखना है, क्योंकि हम इन्हीं लिमिटेशंस पे तो काम करने आए हैं, हम इन्हीं पे तो सीखने आए हैं। हम अल्टीमेट गोल डिग्री लेना नहीं है, ग्रो करना है, सीखना है, कुछ लाना है, कंट्रीब्यूशन देना है, वैसा है। तो अगर ये ब्रॉडर चीज़ें हमारे दिमाग में होंगी तो हम सही दिशा में चलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। हम लोग डिस्कशन के एंड में हैं और आपको बहुत शुभकामनाएं। और आपका एकेडमिक लाइफ भी चालू हो गया है, आप पढ़ा भी रही हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट आपके सतवती कॉलेज में। हाँ, तो उस सब के लिए बहुत शुभकामनाएं आपको। उसके बाद आपकी PhD जर्नी, एकेडमिक जर्नी के लिए बहुत शुभकामनाएं। और लास्ट में अगर आप कुछ बोलना चाह रही हैं तो जो नए रिसर्चर हैं उनको लेकर अगर आप एक जनरल कुछ आप सजेशन देना चाहें तो आप बोल सकती हैं। मैं यही कहूँगी कि हम सभी लोग सीख ही रहे हैं और सीखने में हम ग्रो कर रहे हैं, और जब तक स्ट्रगल नहीं होगा ग्रोथ नहीं होगा। तो जितनी भी रुकावटें आ रही हैं, जितना भी फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, इट्स ऑल फॉर योर गुड। मुझे भी आता है, मैं भी फ्रस्ट्रेट होती हूँ, इट्स फॉर आर गुड ओनली। जब हम उससे निकलेंगे उस दुविधा से, तो हम बहुत स्ट्रॉन्ग होकर निकलेंगे, कॉन्फिडेंट होकर निकलेंगे। ये एक चीज़। दूसरा, वो लोग जिनके अराउंड शायद गाइडेंस नहीं है और वो एकदम गांव से हैं, जिनका पढ़ाई भी उतना अच्छा है, उनको लग रहा है अच्छी जगह से नहीं हुआ है, हमारे में एक हमेशा वो चीज़ रहती है कि अच्छा हम उतने अच्छे नहीं हैं, हम उतने अच्छे नहीं हैं। तो मैं ये बोलूँगी कि आप में पोटेंशियल है, आपके पास ड्रीम्स हैं, और आपके पास हर वो चीज़ है जो रिक्वायर्ड है, और उसी के साथ में हमारे में कॉम्प्लेक्स है। तो हमें अपने कॉम्प्लेक्स को दूर करना है, और ये नहीं सोचना है कि अच्छा यहाँ से जा रहे हैं तो कैसे पहुँच जाएंगे वहाँ पे DU में, कैसे हम ऑक्सफोर्ड में पहुँच जाएंगे, कैसे हम कैम्ब्रिज में पहुँच जाएंगे। बस करते जाइए, आपको रास्ते दिखते जाएंगे। और जब सीखना है तो तब बेशर्म बन जाना है, ये नहीं सोचना है कि कोई क्या सोचेगा। ठीक है। तो ये मेरा उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने ड्रीम्स पे काम करते रहिए, जिस भी दिशा में आप कर रहे हैं उस दिशा में करते रहिए। PhD के लिए कर रहे हैं, PhD के लिए कीजिए, UPSC के लिए कर रहे हैं, UPSC और किसी एग्ज़ाम या और किसी गोल के लिए कर रहे हैं तो वो भी करते रहिए। कोई चीज़ आपको कभी नहीं रोक पाएगी, आपको गाइडेंस भी मिल जाएगी, आपको रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे, हर चीज़ होगा। हो सकता है कि मैं एक प्रिविलेज पोजीशन से ये चीज़ कह रही हूँ कि हाँ आपको हर चीज़ मिल जाएगा, फिर मैं ये चीज़ कहूँगी कि जो रुकावटें आएंगी ना, वो जितनी बड़ी होंगी हम उतने ही और स्ट्रॉन्ग होंगे, और हमें उनसे जूझना है, क्योंकि सपने हमारे हैं। तो लगे रहना है, सब होगा और बहुत अच्छे से होगा। लास्ट में आप इस YouTube चैनल के बारे में कुछ बोलिए। जो व्यूवर्स हैं उनसे आप रिक्वेस्ट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जैसे आपको पता होगा कि वीडियो रिकॉर्ड करने में काफ़ी मेहनत करते हैं हम लोग, और इसका पर्पस यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको हेल्प हो जाए। और इसका कोई अगर कंटेक्स्ट देखा जाए तो मॉनेटरी पर्पस होता ही नहीं है। जो भी आप DU के स्कॉलर हैं या JNU के स्कॉलर हैं, उनसे बात करके कोशिश किया जाता है कि जो भी PhD से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है या जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा नहीं कि हम लोग जो बोल रहे हैं वो 100% बात सही है, हमारा जो परसेप्शन होता है या अंडरस्टैंडिंग होता है वो चीज़ें शेयर करने की कोशिश करते हैं। और कोशिश करते हैं कि उससे थोड़ा सा जो गाँव चाहे जो रूरल बिल्कुल मैं ये हेल्प हो जाए। सबसे पहले तो मैं भी माफ़ी मांग लूँ, क्योंकि मेरी नॉलेज भी लिमिटेड है, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए सॉरी। और दूसरा चीज़ ये कि नॉर्मली आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारा ये जो चैनल का पर्पस है, दिस वाज द मोटिवेटिंग फैक्टर जिसलिए मैं आज यहाँ हूँ। मैंने जब आपको देखा कि आप इस तरीके से YouTube पे बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो मुझे अपना वो समय याद आया जब आई वॉज स्ट्रगलिंग कि कहीं से कुछ मिल जाए, कहीं से पता चल जाए। तो आई कैन इमेजिन कि ये वीडियो कितना हेल्पफुल होगा, यहाँ के बच्चों के लिए भी होगा, हर किसी के लिए होगा। लेकिन वो जो सबसे आखिरी बच्चा जहाँ क्योंकि आपके जब आसपास कोई नहीं होता है और आपको समझ में नहीं आ रहा होता है ना कि क्या करना है, तो तब
कुछ ऐसा एक मोटिवेशन बहुत काम आता है। मुझे याद है जब मैं कर रही थी तो JNU के एक स्टूडेंट थे, वो उस समय वीडियोस डालते थे तो मुझे उससे पता चल जाता था कौन सी नोटिफिकेशन है, ये क्या है। और इसीलिए मैं आपको इससे पहले भी इनफॉर्मली मैं आपको कहती रहती थी कि आप बहुत अच्छा काम करते हैं और कर रहे हैं, और इसीलिए आई थॉट कि आई शुड ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन वट एवर पॉसिबल मैनर इन दिस। तो मैं सब व्यूअर से कहूँगी कि आप प्लीज़ विकास को मोटिवेट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, और ऑफ कोर्स जितने भी लोग आपको लग सकता है कि इससे बेनिफिट उनको मिल सकता है, आप उनके साथ ये शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं लास्ट तक, और वही निवेदन है कि वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पॉसिबल हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर